दोस्तों, सुबह के 4 बज रहे थे। एक युवक अपने घर से निकलता है और वो रेलवे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसको अपनी दीदी के घर जाना होता है। तो सुबह 4 बजे की ट्रेन होती है। वह ट्रेन पकड़ने के लिए भोर में ही निकल जाता है। चूंकि सर्दी का समय होता है, तो उस टाइम अंधेरा ही होता है और ठंड काफी पड़ रही होती है। वो घर से 4 बजे निकलता है और निकलने के बाद रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है, देखता है कि एक महिला, एक लड़की रेलवे ट्रैक के पास गुजर चल रही है। जैसे ही वो देखता है, पहले तो उसे लगता है कुछ शाया सा नजर आता है, तो डर जाता है। और डरने के बाद जब वो देखता है, थोड़ी दूर और जाता है, उसके पास में जाता है, तो देखता है कि ये तो कोई महिला है, कोई लड़की है। दोस्तों, वो 22 साल की खूबसूरत लड़की होती है। जब उसे वो देखता है, तो वो पहले तो चुप हो जाता है, सोचता है कि हो सकता है किसी काम से निकली होगी। लेकिन जब वो वहीं खड़ा होकर उसको देखने लगता है, तो देखता है कि वहां से ट्रेन आने वाली होती है। और ट्रेन की आवाज सुनकर वह लड़की जाती है रेलवे ट्रैक पर और जाकर वहां रेलवे ट्रैक के बीचों बीच में खड़ी हो जाती है। जैसे ही वह ये चीज देखता है, वो घबरा जाता है। पहले उसको डर भी थोड़ा लग रहा होता है कि पता नहीं ये कौन है, लड़की है या फिर कोई और है, भूत ऊत तो नहीं है। वो पत्थर उठाता है और उसके ऊपर आगे फेंकता है। जब फेंकता है, तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। उसके बाद देखता है कि अब ट्रेन भी आवाज करने लगती है। उसके बाद वो तुरंत भाग कर जाता है और जाने के बाद उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। यानी रेलवे ट्रैक से वो बाहर दूसरी साइड खींचने लगता है। वो लड़की उससे लड़ाई करने लगती है। वो अपनी तरफ खींचती है रेलवे ट्रैक की तरफ, और वो अपनी तरफ खींचता है साइड की तरफ। फिलहाल वो उसके ऊपर भारी पड़ता है और उसके बाद उसको खींचकर साइड में कर देता है। जब वो साइड में हो जाती है, ट्रेन वहां से गुजर जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो कुछ होता है, यकीनन आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसकी जिंदगी में उसके बाद क्या मुसीबत आई, क्या कुछ हुआ। आप यकीनन सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किसी को बचाने का सजा मिला या प्यार मिला। ये सारी कहानी हम आपको बताएंगे। फिलहाल दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, ये जो कहानी है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मोनकापुर तहसील का एक थाना लगता है, मोतीगंज। मोतीगंज थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, मझोरा। वहां का रहने वाला एक युवक, जो कि उसकी उम्र 26 साल होती है, उसका नाम कर्ण होता है। दिसंबर का महीना होता है, 2025 साल होता है। वह अपनी बहन के वहां जा रहा होता है। उसकी बहन गोरखपुर की रहने वाली होती है, वहीं उसकी शादी हुई रहती है। तो वह गोरखपुर जा रहा होता है, क्योंकि उसके वहां कोई पाठ हो रहा होता है, जैसे रामायण वगैरह का पाठ होता है, उस टाइप का पाठ था, तकरीबन 3 दिन का था। तो इसी के लिए वो उसके पास जा रहा था। फिलहाल उसे गोरखपुर जाना था, तो जो उसका रेलवे स्टेशन पड़ता है, वो मोतीगंज रेलवे स्टेशन से उसको ट्रेन पकड़नी थी। उसी के लिए वो सुबह भोर में ही, ठंड का समय था, 4 बजे उठता है। ट्रेन तकरीबन 5 बजे की होती है, तो वो सुबह भोर में ही उठ जाता है। उस टाइम ठंड का समय रहता है। जैसे ही वो भोर में उठता है ट्रेन के लिए कि मुझे जाना है, वो तैयार वैयार होता है और तैयार होकर वो निकल जाता है घर से। अब उस टाइम अंधेरा होता है चारों तरफ, तो वो मोबाइल का अपने टॉर्च ऑन कर लेता है और उसी के सहारे वो जाने लगता है। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाला होता है, कि कच्चे रास्तों से वो जा रहा होता है, वहीं देखता है कि एक साया उसको नजर आता है। तो जैसे ही वो देखता है, पहले तो डर जाता है कि पता नहीं कौन है। लेकिन फिर थोड़ा और पास में जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो कोई लड़की है। उसके बाद वो देखता है कि वो लड़की रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो जाती है, और वो शायद आत्महत्या करने के लिए वहां पर वो खड़ी थी। उसके बाद वो देखता है कि ट्रेन की भी आवाज आ रही थी। उसके बाद तुरंत भाग कर जाता है उसके पास और उसका हाथ खींचकर साइड में कर देता है। फिलहाल ट्रेन तो गुजर जाती है, लेकिन वो जो लड़की होती है, उसका नाम ममता होता है। वो 22 साल की होती है, बेहद खूबसूरत होती है। जैसे ही वो उसको साइड करता है, वो उससे लड़ाई झगड़े करने लगती है, कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने देता।
तो वो कहता है कि अरे यार तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो। एक टाइम तो वो सोचता है कि यार अच्छा ही होता कि मैं इसको मर जाने देता, मुझे क्या करना था, मैं कौन सा, मेरी कौन सी ये रिश्तेदार लग रही थी। क्योंकि वो बहुत उसको उल्टी सीधी बातें करने लगती है, बोलने लगती है। फिलहाल वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद वो जाने लगता है। जैसे ही थोड़ी दूर पर जाता है, फिर से उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो वापस आ जाता है और वापस आकर कहता है कि देखो तुम गुस्सा मत हो, तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है, क्यों मरना है, तुम मुझे बताओ क्या परेशानी क्या है तुम्हारी। तो वो कहती है कि क्यों, तुम मेरे रिश्तेदार हो, मैं क्यों तुमसे अपनी बात बताऊं। तो वो कहता है यार बात ठीक है, लेकिन ऐसे मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो कह रही क्यों, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो कहता है कि सुनो मेरी बात और दिमाग ठंडा करो, और तुम इस तरह से मत करो, अपनी परेशानी मुझे बताओ, आखिर दिक्कत क्या है। कहता है कि देखो ऐसे तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो कहती है क्यों, तुम मेरे कोई रिश्तेदार लग रहे हो क्या। तो कहता है कि देखो बात रिश्तेदारी की नहीं है, और इस तरह से मैं तुम्हें बिल्कुल मरने नहीं दूंगा, और तुम अपनी बात बता नहीं रही हो। अब उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं। फिर वो कहता है कि देखो अगर कोई तुम्हें परेशानी है तो तुम मेरे से अगर नहीं भी बताना चाह रही हो तो कोई बात नहीं, मैं अपनी दीदी के वहां जा रहा हूं, गोरखपुर मेरी बहन रहती है, तो मैं उसी के घर जा रहा हूं। अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल लो, थोड़ा तुम्हारा मन बहल जाएगा। हो सके जो भी तुम्हें दिक्कत परेशानी होगी उसमें थोड़ा सा तुम्हें टाइम का डिस्टेंस मिले, तो उसमें और सोचने समझने का तुम्हें मौका मिल जाए। फिलहाल वो मना करती है, वो कहती है कि मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारी दीदी के घर। लेकिन वो कहता है कि देख लो ऐसे तुमको मरने में दूंगा नहीं, फिर मैं भी यहीं रुक जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा दीदी के घर, लेकिन तुम्हें मैं इस तरह से मरने नहीं दूंगा। उसके बाद वो थोड़ी देर सोच विचार करती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है चलो। लेकिन कहती है कि अब मुझे ले तो चल रहे हो, लेकिन तुम्हारी दीदी, अपनी दीदी से क्या बोलोगे। तो कहता है फिलहाल तुम चलो तो सही अभी। उसके बाद वो उसको लेकर जाता है रेलवे स्टेशन पर, और वहां तकरीबन वो जब जाते हैं तो 4:30 बज चुका रहता है। ट्रेन आधा घंटा लेट होती है क्योंकि भोर का समय हो रहा होता है। वहां पर अभी भी अंधेरा ही था। वो लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन वहां पर अभी कोई आया नहीं रहता है। यही दोनों वहां सुनसान रहता है, वहीं पर जाकर एक जगह बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद लड़का जाता है, वहीं एक नीम का पेड़ होता है, उससे एक टहनी तोड़ता है और लाकर उसको भी देता है थोड़ा सा तोड़ के, और अपने भी लेता है। कहता है कि लो ब्रश कर लो। उसके बाद वो दातुन करती है और वो भी दातुन करता है। उसके बाद वहीं नल लगा रहता है, उससे पानी चलाता है, वो मुंह धोती है, और उसके बाद वो लोग वहीं बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो कहता है कि ऐसा करते हैं आप यहीं बैठो, मैं जा रहा हूं टिकट लेने, और कहीं जाना मत, ऐसे बोल के वो चला जाता है। जाने के बाद 2 टिकट लेकर आता है। अब जैसी टिकट लेकर आता है तकरीबन 5 बज चुके होते हैं। 5 बजे ट्रेन आ जाती है वहां स्टेशन पे। 5 बजे ट्रेन आ जाती है, लेकिन उस टाइम भी अभी उजाला नहीं रहता है क्योंकि ठंड का समय रहता है। अब ये लोग ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, और जब ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो उस टाइम भी कोई यात्री ट्रेन के अंदर नहीं होती है। अब एक साइड ये खिड़की के पास बैठ जाता है करण, और दूसरी साइड ममता खिड़की के पास बैठ जाती है। मतलब ये दूरी बना के एक दूसरे से बैठते हैं, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे और आगे ये लोग बढ़ते हैं। अब 5:30 हो जाता है, 6 बज जाता है, सुबह का समय हो जाता है। अब यात्री और ज्यादा उसके अंदर चढ़ने लगते हैं। उसी टाइम एक समोसे वाला आता है, और जब समोसे वाला आता है तो करण कहता है कि भैया 4 समोसे दे दो। तो वो कहती है, जो ममता होती है, वो कहती है कि ऐसा है मेरे लिए समोसे मत लो, अपने लिए ले लो खाना है तो। उसके बाद वो कहता है कि भैया समोसे नहीं चाहिए, जाओ आप, मुझे भी नहीं खाना, जाओ। जब वो देखती है तो कहती है कि अरे आप तो खा लो, आप क्यों इस तरह से कर रहे हो, आपको खाना है आप खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। तो कहता है कि नहीं नहीं मुझे भी नहीं खाना है। उसके बाद वो समोसे वाला वहां से चला जाता है। जैसे ही समोसे वाले थोड़ा दूर आगे जाता है, पता नहीं उसके मन में ममता के क्या आता है कि फिर से वो उसको आवाज लगाती है, बोलती है भैया आ जाओ। कहती है ठीक है मुझे भी खाना है, समोसे दे दो आप। उसके बाद वो समोसे करण लेता है और दोनों बैठकर समोसे खाते हैं। उसके कुछ दूर के बाद अब ट्रेन में और भीड़ होने लगती है। अब ममता वहां अकेले बैठी रहती है। उसकी तरफ जब लोग बाग देखते हैं तो वो दूसरी निगाह से देखते हैं कि अकेली लड़की इतनी सुबह कहाँ जा रही है, थोड़ा वो अजीब निगाह से देख रहे होते हैं। अब वो जब देखती है उनको तो उसको भी थोड़ा अजीब लगता है। फिर वहां से उठकर करण के बगल में आकर बैठ जाती है।
अब जैसी करण के बगल में बैठती है, उसके बाद ट्रेन तो चली रही होती है, भीड़ और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसके बाद उठकर वो जाने लगती है। जब जाने लगती है तो करण कहता है कि कहाँ जा रही हो? तो कह रही है मैं जा रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। तो उसको डर लगता है, वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी जा रही है और ट्रेन से कूद के जान दे दे। कहता है कि देखो, इस तरह का काम बिल्कुल गलत है और तुम बिल्कुल ट्रेन से कूदने की कोशिश मत करना। तो वो कह रही है कि अरे भाई, मैं ट्रेन से कूदने थोड़ी जा रही हूँ, मैं बाथरूम जा रही हूँ, मैं बाथरूम भी नहीं जा सकती हूँ क्या? तो कहता है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है चलो, उसको लेकर जाता है, साथ में खुद भी जाता है। और जाने के बाद जो ट्रेन के बीच में जगह खाली होती है, वहीं पर जाकर वो खड़ा हो जाता है। फिलहाल वो बाथरूम होती है, बाथरूम हो के बाद जब वापस आती है तो वो उसकी तरफ नहीं देखती है, सीधे जाकर जहां वो बैठी रहती है वहीं पर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद ये जब देखता है तो इसको थोड़ी राहत मिलती है कि अब इसको थोड़ा दिमाग इसका ठंडा हुआ है। उसके बाद वो भी जाता है, अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब बैठने के बाद वो कहती है कि अच्छा एक बात बताओ, मुझे अपनी दीदी के वहां तो लेके जा रहे हो, लेकिन दीदी से तुम बोलोगे क्या? तो कहता है कि अरे यार, कुछ भी बोल दूंगा। मैं ऐसे बोल दूंगा कि मेरे साथ ये दिल्ली में काम करती थी, अभी घर पर आई है, तो मैं तुम्हारे वहां आ रहा था, दीदी को बोल दूंगा कि मैं तुम्हारे वहां आ रहा था, तो मैंने कहा कि पूजा पाठ हो रहा है, चलो तुम भी थोड़ा सा वहां पे पूजा में शामिल हो जाना। तो कह रही कि नहीं, ऐसे मत बोलना, ये बोल देना कि ये इसको मैं काम करने के लिए ले आया हूँ, मैं वहां काम करूंगी। तो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे तो तुम्हें वहां बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो कह रही है, तो वो कहती है कि क्यों, फिर क्या हो गया, काम कर लूंगी मैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो कहता है कि नहीं नहीं, और चलो कोई बात नहीं, देखेंगे वहां चलने के बाद बात करेंगे। उसके बाद इनका रेलवे स्टेशन गोरखपुर आ जाता है। जैसी रेलवे स्टेशन गोरखपुर आता है, ये दोनों उतर जाते हैं। अब उतरने के बाद वो कहता है करण कि ममता, ऐसा करते हैं, चलो मैं कुछ तुम्हारे लिए कपड़े दिला देता हूँ। तो ममता कहती है कि नहीं नहीं, कपड़े की क्या जरूरत है? तो कहता है अरे यार, अब मैं मान लो मैं वहां दीदी के वहां बोलूंगा कि ये मेरी दोस्त है, तो तुम ऐसे एक कपड़े में जाओगी तो लोग को क्या लगेगा? वो तो सोचेंगे कि पता नहीं क्या है, एक कपड़े में क्यों आई है। जब इसको पता है कि 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है, भागवत होना है, तो फिर ये एक ही कपड़ा लेके क्यों आई है, लोग तरह तरह की बात करेंगे। और चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े दिला देता हूँ। फिलहाल वो कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद उसके साथ वो चली जाती है। अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर में ही एक शोरूम है, वहीं पर ये दोनों जाते हैं। और जाने के बाद उसको कहता है करण ममता को कि ऐसा करो, तुम कपड़े ले लो। दुकानदार को बुलाता है और बोलता है कि भैया इनको कपड़े दिखा दो। तो वो कहती है कि मुझे क्या पता, ले लो जो लेना है। तो कहता है कि फिर भी पसंद तो कर लो। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। जब बोलती नहीं है तो वो दुकानदार से कहता है कि भैया इससे भी बढ़िया दिखाओ। तो जब वो कहता है कि इससे भी बढ़िया दिखाओ, तो ममता कहती है कि नहीं नहीं, रहने दो, ठीक तो है, ये क्या दिक्कत है? तो कहता है कि नहीं नहीं भैया, आप दिखाओ, इससे अच्छा दिखाओ। उसके बाद वो उसके लिए कम से कम 3-4 सूट ले लेता है। तो वो कहती है कि अरे इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो आप, एक ले लो बस, काम चल जाएगा। तो कहता है कि नहीं नहीं, वहां 3 दिन रहना है और 3 सूट तो कम से कम होना ही चाहिए। तो वो कहती है क्यों, तुम्हारी दीदी के वहां कपड़े उपड़े धोने का सुविधा नहीं है क्या? तो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मान लो वहां भीड़ भाड़ रहेगा, पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर वहां कैसे कपड़े धोगी? तो 3 सेट रहेगा, अपना आराम से पहनना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो उसके लिए सूट भी खरीदता है, जैकेट भी खरीदता है, कुछ शॉल और जो है इनर वगैरह ये सब चीजें, क्योंकि ठंड का समय होता है, तो उसके लिए ये सारी चीजें खरीद लेता है। फिलहाल वो उसको मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं है। तकरीबन 10-12 हज़ार रुपए का उसके लिए वो सामान खरीद देता है। उसके बाद वो कहता है कि चलो अब हम चलते हैं दीदी के घर पर। तो वो कहती है कि कितना दूर है दीदी का घर? तो कहता है बस ऑटो पकड़ेंगे हम और आधा घंटा लगेगा, हम दीदी के घर पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये लोग ऑटो लेते हैं और ऑटो लेने के बाद अब अपनी दीदी के घर के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही दीदी के घर पर पहुंचते हैं, दीदी देखती है, खुश हो जाती है कि भाई आ गया। वो उसके लिए खाना वाना बनाकर रखी रहती है, लेकिन जैसे ही पीछे निगाह जाती है, उस लड़की को देखती है तो चुप हो जाती है और इशारे से उससे पूछती है कि ये कौन है? तो वो कहता है ये मेरी दोस्त है, दिल्ली में मेरे साथ काम करती है, अभी घर पर आई थी, तो मैंने कहा कि चलो मेरे दीदी के घर पर प्रोग्राम है, भगवान का पाठ हो रहा है, तो चलो वहीं पर चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो इसीलिए आई है। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। उसके बाद खाना वाना देती है और ये भाई भाई उसका और वो लड़की दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो जब रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद वो कहता है करण कि ऐसा है, उसका जो जीजा होता है उसका नाम होता है सुदेश।
सुदेश जो कि सऊदी में वो रह रहा होता है, अच्छा पैसे कमाता है। फिलहाल इसी भागवत के लिए वो रुक गया होता है। तो इसके बाद जस्ट उसको जाना ही था, तो इसलिए वो वहां पे रुका हुआ था। तो उसको कहता है अपने जीजा को कि जीजा ऐसा करते हैं कि चलो मार्केट से जो भी मतलब कुछ सामान वगैरह लेना था, तो वो अपने जीजा के साथ निकल जाता है और इस लड़की को अपनी दीदी के पास छोड़ देता है। जब ममता वहां घर पे रुकती है उसकी दीदी के साथ, तो वो कहती है कि दीदी ऐसा है, मुझे बताओ क्या काम करना है। तो वो कहती है अरे तुम मेहमान हो हमारे घर की, तुम्हें क्या काम करना है, तुम बैठो, मैं तो सब कुछ कर ही रही हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं दीदी मुझे बताओ, मैं भी आपका हाथ बटाना चाहती हूँ और मैं काम करती हूँ घर पे, यहाँ भी मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल उसको बड़ा अच्छा लगता है उसकी दीदी को, क्योंकि वो 3-4 दिनों में वो बहुत तंग आ गई थी, काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि अकेली औरत थी घर में काम करने वाली। जो उसके सास ससुर थे वो बुजुर्ग हो चुके थे, घर में प्रोग्राम था तो काफी वो मेहनत की थी, बहुत उसे थकान थकान लगता था। लेकिन जब ममता कहती है कि कुछ काम मुझे भी बता दो मैं करूंगी, तो वो उसको काम कुछ बता देती है, वो फटाक से काम कर लेती है। अब उसकी दीदी को बड़ा अच्छा लगता है, वो कहती है कि यार ये तो लड़की बहुत अच्छी है। उसके बाद तकरीबन वो घर का सारा काम संभाल लेती है, जो भी काम करना होता है सब ममता के अब जिम्मे हो जाता है एक तरह से, और वो पूरा अच्छे से सारा काम करती है। अब उसकी दीदी को अच्छा हो जाता है, वो आराम करने लगती है। लेकिन उस लड़की के लिए उसकी नजरिया बहुत अच्छी हो जाती है, वो कहती है यार ये लड़की तो बहुत अच्छी है। उसके बाद समझिए कि 3 दिन का उसके घर पे प्रोग्राम होता है। पहले वाले दिन जब पंडित जी आते हैं सुबह, तो जो भी उनको सुबह जैसे ही वो आते हैं उनके लिए चाय पानी नाश्ता जो भी देना होता है ये खुद ही बनाकर लेकर आती है ममता, उनको पिलाती है। और चाय वाय पिलाने के बाद वो लोग अपने कथा में बैठ जाते हैं। जब कथा होने लगती है तो ये भी बैठकर सुन रही होती है। तकरीबन रात के जब 10 बज जाते हैं और सब लोग धीरे धीरे अपने घर जाने लगते हैं, ये भी सारा काम निपटा के। और जब इसका काम निपट जाता है सारा, तो सारे लोग अपना चले जाते हैं। कर्ण भी जाके सो जाता है और उसकी जीजा भी सो जाते हैं, दीदी भी अपना चली जाती है। लेकिन ये अकेले बैठकर वहीं भागवत सुन रही होती है। जब लोग बाग देखते हैं उसके आस पड़ोस वाले, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं यार ये लड़की कितनी धार्मिक है, देखो कितना प्यार से बैठ के कथा सुन रही है और काम भी घर का सारा इसने संभाल लिया है। जब से इसके घर पर आई है कोई इसको दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है। तो उसके बाद जब वो बैठकर भागवत सुन रही होती है, तो दिमाग में उसके पता नहीं क्या आता है, वो जाती है कर्ण के पास। कर्ण आराम से सोया रहता है चारपाई पे, कंबल ओढ़ के। उसको उठाती है और कहती है कि ऐसा है, कहती है कि उठो। जैसी वो कहती है उठो, तो कर्ण उठता है, देखता है इसकी तरफ, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो पहली बार उसको इस तरह से आवाज लगा रही होती है और उसको ऐसे लगता है कि ये मुझे हक से कह रही है कि उठो। उसके बाद वो उठता है और कहता है कि क्या है बताओ। तो कहती है कि चलो वहां भागवत जहां हो रहा है वहां पे चलो। तो कहता है वहां जाकर क्या करेंगे। तो कह रही अरे चलो तो सही, वहां चलो भागवत सुनो, ऐसे सोने से क्या फायदा है, 3 दिन में भागवत खत्म हो जानी है। तो कहता है कि अरे दिन में हम सुन तो रहे थे। तो वो कहती है कि दिन में सुन रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे, इतना मन से नहीं सुना होगा आपने। अभी चलो, अब अभी पूरा शांति है, चल के आराम से बैठ के सुनते हैं। और जीजा और दीदी को भी उठा दो, वो लोग भी आकर सुनेंगे। उसके बाद वो कर्ण उठ जाता है और जाकर दीदी जीजा को भी लेकर आता है और बैठकर ये आराम से वहां भागवत सुनने लगते हैं। तब जैसे ही 4 बज जाता है, तुरंत लड़की उठकर जाती है ममता, और जाने के बाद चाय बनाकर ले आती है और इन लोग को चाय पिलाती है। और उसके बाद ये लोग चाय पीते हैं। अब तकरीबन घर का वो सारा काम संभाल लेती है। भागवत जब खत्म हो जाती है, आखिरी दिन जब भंडारे का समय होता है, तकरीबन 1000 लोग का भंडारा था, बहुत बड़ा भंडारा वो उसके दीदी जीजा कर रहे थे। तो काफी कई गांव के लोग आए थे, वहां पर काफी भीड़ भाड़ था, इसीलिए अब ये सब लोग व्यस्त थे। उसके जीजा दीदी करण और ये लड़की सब बिजी थे और सब अपना अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे थे। अब एक तरह से वो लड़की ऐसे लग रहा था कि इनके घर की सदस्य हो, इस तरीके से सारा काम उसने संभाल रखा था। पूरा जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद जब लंगर वंगर सब खत्म हो जाता है, भंडारा खत्म हो जाता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग घर पे बच जाते हैं, जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक आध दिन बाद आप लोग जाइएगा, तो इस क्रम में वो लोग रुक जाते हैं। सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन वो कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग रुक जाते हैं, तो वो वहां पर रहते हैं। उसके बाद जब अगला दिन आता है सुबह, तो वो लोग कहने लगते हैं कि ये लड़की कहाँ से आई है, ये लड़की तो बहुत अच्छी है, ये बहुत मेहनती है।
और खूबसूरत भी बहुत है, सुंदर भी बहुत है। अब उसके लिए चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। उसके बाद सारा प्रोग्राम खत्म हो गया होता है, तो अब इनको भी था कि अब ये भाई भी चला जाएगा और ये लड़की भी चली जाएगी। उसके बाद उसके दीदी जी कहते हैं, दीदी उसकी कहती है कि ऐसा है ममता, चलो हम मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े दिला देती हूँ। तो कहती है, अरे दीदी कपड़े तो मेरे पास बहुत है, कपड़े किस लिए आप खरीद रहे हो? तो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास कपड़े बहुत होंगे, मुझे पता है, लेकिन मेरे घर आई हो तुम, ऐसे कैसे खाली हाथ जाओगी? मैं जरूर तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगी। मैं तुम्हें कपड़े दे रही हूँ, उसको तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। उसके बाद वो भी लेकर जाती हैं और वो भी दो जोड़ी उसके लिए सूट खरीद देती हैं। फिलहाल वो आती है घर पर, और आने के बाद अब इन लोग का था कि अब सब कुछ शांति हो गया, तो बैठकर ये लोग बातचीत करने लगते हैं। बातचीत जब होने लगती है, तो जो करण की दीदी होती हैं वो कहती हैं कि यार ममता से हम लोग बहुत खुश हैं, और जो भी आस पड़ोस के लोग आ रहे थे वो ममता को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, और इसके घर के लोग तो बहुत खुश इससे होते होंगे। अब वो इस तरह से जब बात बोलने लगती हैं, और जब घर की बात आती है तो ममता फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही रोने लगती है, जो कर्ण की दीदी होती हैं वो हैरान हो जाती हैं, कहती हैं कि इसको क्या हो गया है, ये क्यों रो रही है? फिलहाल वो उसके गले से लगकर उसकी दीदी के वो रोने लगती है, तो उनको अजीब लगता है, लेकिन वो उसको चुप कराती हैं, चुप कराने लगती हैं, और चुप कराने के बाद वो सब लोग सोने चले जाते हैं। उसके बाद वो अपने भाई के पास आती है, करण की बहन, और कहती है कि देख, एक बात मुझे बता, ये लड़की कौन है? और जिस तरीके से रो रही थी, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मेरे को सच सच बता, इसको कहाँ से लेकर आया है तू? जब वो इस तरह की बात करती है, तो अब कर्ण से कहाँ झूठ बोला जाएगा। कर्ण सच्चाई बोल देता है, कहता है कि देख दीदी, अभी तक मैंने तेरे से कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू किसी परेशानी में पड़े, और अगर तुझे पता चल जाता तो तू मेरे लिए परेशान हो जाती। तुम्हें लगता कि पता नहीं ये कहाँ से लेकर आया है, ये मरने जा रही थी लड़की, पता नहीं किस तरह की है, और कहीं थाना पुलिस का चक्कर ना पड़ जाए, इसीलिए मैंने तेरे से कोई बात नहीं बताई। लेकिन ये इस लड़की को मैं रेलवे ट्रैक से उठाकर लाया हूँ, ये मरने के लिए जा रही थी। मतलब कि अपनी बहन को वो सारी बात बता देता है, और जैसी वो सारी बातें बताता है, उसके बाद बहन ममता के पास आती है और कहती है कि देखो ममता, मुझे सच बताओ कि क्या तुम्हारे साथ परेशानी है, क्योंकि मेरे भाई को भी शायद तुमने अभी तक कुछ बताया नहीं है कि तुम किस दिक्कत से तुम रेलवे ट्रैक पर आई थी। मेरे भाई ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब तुम रो रही थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने भाई से जब जिद करके पूछा, तो भाई ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। जब वो यह बात कहती है, तो वो फिर जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद वो चुप कराती है और कहती है कि अब देखो, तुम शांत होकर बताओ कि आखिर परेशानी क्या है तुम्हारी। कहती है कि देखो दीदी, मैं अपनी कहानी आपको बता रही हूँ। जो मेरे मम्मी पापा हैं वो बचपन में ही गुजर गए, और जो मेरे चाचा चाची हैं वही मुझे पाल पोस रहे हैं, लेकिन उनकी आए दिन मेरे से बहुत ज्यादा मेरे लिए परेशानी वो लोग करते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं, जबकि मैं घर का सारा काम करती हूँ। अभी मैंने 10वीं का एग्जाम भी दिया है, 10वीं का एग्जाम भी दिया था, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। लेकिन ये लोग का काम कराने का तरीका मुझे समझ नहीं आता है, ये लोग बहुत दूसरे तरीके से कराते हैं। चलो ठीक है, मैं लड़की हूँ, मुझे काम करना चाहिए, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काम तो मुझे करना ही है, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। मुझे अच्छा ही लगता है कि चलो ठीक है, मेरे वजह से किसी कोई अगर सुख भोग रहा है तो ठीक है। लेकिन हैरानी तब हो गई मुझे कि जब एक इनका भतीजा है, उससे मेरी शादी कराना चाहते हैं लोग। बिल्कुल वो नशे में रहता है, और वो दो बच्चों का बाप है, उसकी उम्र तकरीबन 35 साल है। उस उस आदमी से मेरी ये शादी कराना चाहती है, और जब मैंने मना किया तो ये लोग मुझे गालियां देने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे। अब इनकी वजह से इनको तो ये लग रहा है कि चलो फ्री मुफ्त में बिना दहेज की शादी हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी, क्योंकि वो मैं उसके बारे में जानती हूँ, वो पहले भी मेरे घर आता रहा है, तो मुझे पता है कि वो बहुत नशे में रहता है, और ऑलरेडी उसकी जो पत्नी थी इसी वजह से भागी थी, क्योंकि वो नशे में हमेशा रहता है, और उसी से मेरी जबरदस्ती ये लोग शादी करा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया, मैं लाख इनको मना कर रही थी, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। इसीलिए मैं जिद में आकर कही कि अब मुझे इस जिंदगी को ही खत्म कर देना है। इसीलिए मैं उस दिन रेलवे ट्रैक पर गई, और वहीं पर ये कर्ण मिल गए, और मुझे बचा लिया इन्होंने, जबरदस्ती मुझे आपके घर लेकर आ गए। तो दीदी उसकी कहती है कि कोई बात नहीं, चलो, लेकिन इस तरह जान देने से क्या फायदा है?
उसके बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं और तुम परेशान मत हो। उसके बाद वो कर्ण के पास जाती हैं और कर्ण से कहती हैं कि कर्ण एक बात बता, तुझे ये लड़की कैसी लगती है? तो कह रहा है कि दीदी मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो वो कह रही है कि क्यों नहीं तू ही इससे शादी कर लेता है? तो वो कहता है कि शादी तो मैं दीदी कर लूं, लेकिन वो मेरे से शादी करेंगी या नहीं करेंगी? तो वो कहती है कि क्यों, मैं बात करती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, वो कहता है कि ठीक है करके देखो, अगर वो राजी हो जाती है तो मुझे मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे ये बहुत पसंद आ रही है। उसके बाद उसकी दीदी जाती हैं कर्ण की और उससे कहती हैं कि ममता, मैं एक बात बोलूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तो कहती है कि नहीं नहीं दीदी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, आप बताइए। तो कहती है कि ऐसा मत सोचना कि मैं कह रही हूं तो तुम जबरदस्ती मेरे हिसाब से चलना, अगर तुम्हारे मन में कोई और बात होगी तो तुम बता देना मेरे से। वो कहती है कि तुम किसी से प्यार करती हो क्या? तो कहती है कि नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मैं किसी से प्यार वार नहीं करती हूँ। तो वो कहती है कि मेरा भाई तुमसे शादी करना चाहता है, अगर तुम इजाजत दो तो वो तुमसे शादी कर लेगा। जैसे ही ममता यह बात सुनती है, उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। और आंख में जब आंसू आ जाते हैं, इतने में कर्ण भी वहां पर आ जाता है और कर्ण कहता है कि सच में ममता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। और उसके भी आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैं तो दीवान अपने आप को मानूंगी कि आप लोग जैसा मुझे अगर घर मिल जाता है। उसके बाद वो तुरंत भाग कर जाती है कर्ण के पास और उसके सीने से लग जाती है और बहुत रोने लगती है। रोती है, वो चुप कराता है और कहता है कि अरे पगली, अब क्यों रो रही है? अब तो तुझे मेरे साथ रहना है, सारे दुख परेशानी तेरे खत्म हो गए। अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी, अब तुमको हमेशा मेरे साथ रहना है, अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपनी दीदी के घर पर उसको रोक देता है और वो दिल्ली नौकरी कर रहा होता है कर्ण। तो दिल्ली जाता है और जाने के बाद वो तकरीबन 2-4 महीने में पैसा वहां से कमा कर ले आता है। कुछ दीदी की तरफ से उसके हेल्प हो जाता है और वहीं अपने घर से वो बारात लेकर आता है दीदी के घर पर और वहां से उसको विदा करके ले जाता है। फिलहाल जो उसकी दीदी के सास ससुर होते हैं, वो उस लड़की का कन्यादान करते हैं और उसकी बहुत अच्छे से शादी हो जाती है। फिलहाल जून 2025 में वो दोनों शादी कर लेते हैं और आज वो अपना आलीशान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत खुशी खुशी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।